जब एफबीआई को प्लेपेन के क्रिएटर की आईपी एड्रेस का पता चलता है तो वो तुरंत लोकेशन पे पहुंच जाती है। एड्रेस था फ्लोरिडा का एंड क्रिएटर का नाम था स्टीवन चेज। एफबीआई जैसे ही स्टीवन के घर में पहुंचती है, स्टीवन एकदम पैनिक मोड में चला जाता है। हर एक सेकंड में वो एफबीआई को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे मानो कोई सोल्जर अपने बंकर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसके रूम के अंदर था उसके पूरे डिजिटल सिंडिकेट का राज। एफबीआई ने स्टीवन के रूम का दरवाजा तोड़ा तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंदर कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड सर्वर्स होंगे या एक काफ़ी क्रीपी सा सेटअप होगा, लेकिन जो एफबीआई ने अंदर देखा उसको देख के एफबीआई खुद काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि रूम के अंदर था असूस कंपनी का सिर्फ एक लैपटॉप और उससे अटैच्ड एक पेन ड्राइव, और यही लैपटॉप था दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल नाइटमेयर का हेडक्वार्टर। एफबीआई तुरंत स्टीवन को अरेस्ट कर लेती है एंड लैपटॉप एंड पेन ड्राइव को सीज कर लेती है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी यही खत्म हो जाती है, लेकिन इन रियलिटी ये तो बस एक शुरुआत थी डार्क वेब के एक ऐसे चैप्टर की जिसको लेके पूरा अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम शर्मिंदा हो गया। प्लेपेन प्रोजेक्ट के क्रिएटर को पकड़ने के बाद एफबीआई के पास इस पूरी वेबसाइट का फुल एक्सेस था। एक आइडियल सिनेरियो में एंड अकॉर्डिंग टू लॉ एफबीआई को इस वेबसाइट को जल्द से जल्द शट डाउन कर देना चाहिए था। लॉजिकली भी सोचो तो एफबीआई का काम भी क्राइम्स को रोकना ही है, बट प्लेपेन के केस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एफबीआई एंड लीगल सिस्टम पे काफी सारे क्वेश्चंस उठ गए, क्योंकि जब एफबीआई को प्लेपेन का एक्सेस मिला तो उनके पास फुल अथॉरिटी थी एक ऐसी वेबसाइट को हमेशा के लिए बंद करने की जिसपे चाइल्ड एंड टॉर्चर जैसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। बट इंस्टेड ऑफ शटिंग डाउन द वेबसाइट, एफबीआई ने प्लेपेन को खुद रन करना स्टार्ट कर दिया। अब तुम में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एफबीआई ने ऐसा क्यों करा। आई मीन ये तो सीधा सीधा इलीगल है एंड इनफैक्ट इट्स अ क्राइम। तो आखिर एफबीआई का मोटिव क्या था? तुम में से शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि मे बी एफबीआई करप्ट थी या मे बी उनको प्लेपेन के यूजर्स के पैसे चाहिए हो। मे बी तुम में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एफबीआई में भी ऐसे प्रेडेटर मेंटालिटी वाले लोग होंगे, एंड ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल भी है, बिकॉज अगर आप अपने सामने क्राइम होता हुआ देख रहे हो एंड उसको रोक नहीं रहे हो, दैट मीन्स आप उस क्राइम को भी बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन एफबीआई के केस में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में टॉर ब्राउजर के बारे में बताया था। अब क्योंकि प्लेपेन के ऑलमोस्ट सारे यूजर्स टॉर ब्राउजर के थ्रू इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे थे, इन सबकी आइडेंटिटी अनोनिमस थी। भले ही एफबीआई के पास प्लेपेन का फुल एक्सेस था, लेकिन इसके यूजर्स के बारे में एफबीआई को कुछ आइडिया नहीं था। अगर एफबीआई प्लेपेन को तुरंत बंद कर देती तो ये एक नॉर्मल सा डार्क वेब बर्स्ट बन के रह जाता, जिसमें एफबीआई ने सिर्फ इसके क्रिएटर को अरेस्ट कर लिया एंड बाकी के सारे यूजर्स बच के निकल गए। बट क्योंकि प्लेपेन पे इतने ज़्यादा सीरियस क्राइम्स हो रहे थे, एफबीआई को लगा कि अगर इसके एक एक यूजर को नहीं पकड़ा गया तो वो ये सेम क्राइम्स रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। एंड सच में, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड जैसे घिनौने क्राइम्स हो रहे थे, एक एक यूजर को पकड़ना बहुत जरूरी था। एफबीआई का ये कहना था कि वो ये सब एक ग्रेटर गुड के लिए कर रही है। अब एफबीआई भले ही डार्क वेब के यूजर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ द टॉर ब्राउजर, बट अगर तुमको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, टॉर ब्राउजर को इन्वेंट ही यूएस गवर्नमेंट ने करा है। एंड इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस टूल को आप यूज करते हो डार्क वेब पे अनोनिमस रहने के लिए एंड बेसिकली गवर्नमेंट से बचने के लिए, उस टूल को इन्वेंट ही यूएस गवर्नमेंट ने करा है। एंड अगर अभी भी तुम्हें इस बात की सीरियसनेस नहीं फील हो रही तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब प्लेपेन के यूजर्स को पकड़ने के लिए एफबीआई एक मास्टर प्लान बनाती है एंड इस प्लान का नाम होता है ऑपरेशन पैसिफायर। एफबीआई जानती थी कि बिना आइडेंटिटी ट्रेस करे प्लेपेन के यूजर्स फिर से कहीं और एक्टिव हो जाएंगे। एंड डार्क वेब पे ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि एक डार्क वेब वेबसाइट अगर बंद होती है तो उसका रिप्लेसमेंट तुरंत खड़ा हो जाता है। और प्लेपेन के केस में तुमने देखा ही था इन डार्क वेब वेबसाइट्स को रन करना कितना ईजी है। ऑपरेशन पैसिफायर प्लेपेन के यूजर्स को ट्रेस करने का पहला और आखिरी मौका था। ऑपरेशन पैसिफायर के पीछे का आइडिया ये था कि भले ही प्लेपेन के यूजर्स ने टॉर ब्राउजर को यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी छुपा ली है, लेकिन वो प्लेपेन पे वापस ज़रूर आएंगे। तो एफबीआई ने टॉर ब्राउजर की वल्नरेबिलिटी की मदद से प्लेपेन के वेब एड्रेस पे एक मालवेयर अटैच कर दिया। जब भी कोई यूज़र प्लेपेन की वेबसाइट को विजिट तक करता, वो अपने सिस्टम पे इस मालवेयर को डाउनलोड कर लेता। टेक्निकल टर्म्स में इसको नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन टेक्निक या फिर नेट अटैक बोलते हैं। एंड जब भी कोई यूज़र इस मालवेयर के थ्रू अपने सिस्टम को इन्फेक्ट कर लेता,
FBI के पास उस यूज़र का ओरिजिनल IP एड्रेस, मैक एड्रेस एंड इनफैक्ट ब्राउज़र हिस्ट्री तक आ जाती। चलो इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो तुम एक इलीगल बिल्डिंग में एक मास्क पहन के जा रहे हो, ये सोच के कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबसे छुपी रहेगी, लेकिन इस इलीगल बिल्डिंग के गेट पे इनविजिबल इंक स्प्रे करी जा रही है। तो जैसे ही तुम इस बिल्डिंग में घुसोगे, तुम्हारे ऊपर ये इनविजिबल इंक भी लग जाएगी। एंड अब जैसे ही तुम इस बिल्डिंग के बाहर आओगे, इस इंक का कलर सन के नीचे सबको दिखने लग जाएगा एंड सबको पता चल जाएगा कि तुम इस इलीगल बिल्डिंग में घुसे हो। इन शॉर्ट, तुमने अपना मास्क लगा रखा होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा के चल रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनविजिबल इंक तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि इस प्लान में FBI को प्लेपेन को तुरंत बंद करने के बजाय उसको 1 से 2 हफ्ते रन करना था। एंड रन भी ऐसे करना था जिससे किसी को शक ना हो कि FBI प्लेपेन को रन कर रही है। इसका मतलब ये था कि लगातार 2 हफ्ते तक FBI के सामने 1000 से भी ज़्यादा चाइल्ड वीडियोस आती थी एंड वो उनको एक्चुअल लोगों तक फॉरवर्ड भी करते थे। FBI के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। 13 दिन तक FBI ने प्लेपेन को रन करा, खुद लोगों को ये चाइल्ड की वीडियोस फॉरवर्ड करी, जबकि FBI को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कोर्ट से प्लेपेन को जल्द से जल्द बंद करने के। 13 दिन के बाद FBI के पास प्लेपेन के 8000 यूजर्स के IP एड्रेसेस थे। इस केस को लेके जब कोर्ट हियरिंग हुई तो प्लेपेन के क्रिएटर स्टीवन चेज को 30 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन FBI के लिए इतना इनफ नहीं था। FBI ने ऑपरेशन पैसिफायर से मिले हुए 8000 यूजर्स के IP एड्रेसेस एंड बाकी के प्रूफ्स कोर्ट में पेश कर दिए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने FBI को ही गलत ठहराया, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि FBI ने 2 हफ्ते तक प्लेपेन को रन करके चाइल्ड को और ज़्यादा प्रमोट करा है। एंड इन रियलिटी भी जब FBI को प्लेपेन के बारे में पता चला तब उसमें 60,000 यूजर्स थे एंड जिस दिन FBI ने इस वेबसाइट को बंद करा तब 1 लाख से ज़्यादा यूजर्स हो चुके थे। इन 2 हफ्तों में FBI ने काउंटलेस नंबर ऑफ यूजर्स ऐड करे एंड कई सारी वीडियो सर्कुलेट करी। एंड FBI के पास कोई लीगल वारंट भी नहीं था ऑपरेशन पैसिफायर को रन करने का। FBI की इस हरकत की वजह से पूरा जुरिसडिक्शन का फ्यूचर इफेक्ट हो सकता था। इस ऑपरेशन ने कई सारी डिबेट्स स्पार्क करी एंड द मेन कंसर्न वाज, क्या FBI का एक ऐसा ऑपरेशन रन करना जायज है जहाँ पे हजारों बच्चों की जिंदगियां स्कार हो रही हूँ। एंड FBI के इस ऑपरेशन को कोर्ट में भी चैलेंज करा गया। डिफेंस अटॉर्नी का ये कहना था कि FBI का ऑपरेशन पैसिफायर एक झूठ है एंड जो 8000 IP एड्रेसेस कैप्चर हुए हैं उसको प्रूव करने के लिए FBI को अपने नेट अटैक का सोर्स कोड कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। एंड द कोर्ट अग्री। कोर्ट ने बोला, या तो अपने नेट अटैक का पूरा कोड दिखाओ या फिर जो चार्जेस इन 8000 यूजर्स पे लगाए गए हैं उनको वापस लो। एंड FBI ने चूज करा अपने कोड को बचाना, और जो 8000 लोग थे उनको छोड़ दिया गया नॉट गिल्टी, बिकॉज FBI को अपने वेपन को एक सीक्रेट रखना था। और बस 2 हफ्ते तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी चाइल्ड वेबसाइट रन करने के बाद FBI ने अपने ही काम को डिफेंड नहीं करा, क्योंकि FBI के लिए वो कोड ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जस्टिस से भी ज़्यादा। इससे तुम ये समझ सकते हो कि हो सकता है FBI का ये नेट अटैक अभी भी ऑपरेशनल हो एंड ना जाने किन वेबसाइट से लोगों की एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा हो। आप में से कई लोग शायद टॉर यूज करके डार्क वेब एक्सप्लोर करने का ट्राई करें, ये सोच के कि वो अनोनिमस रहने वाले हैं। ये मत भूलना कि टॉर को US गवर्नमेंट ने ही बनाया है एंड तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर शायद हर समय किसी की नज़र है। आपको इस पूरे केस के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू यू थिंक इट वॉज अ स्टूपिड मूव बाय द FBI और डू यू थिंक इट वॉज फॉर द ग्रेटर गुड?